जनसंख्या वृद्धि के कुछ काल हैं। काल माने टाइम बांटा गया है कि कब कब भारत में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी, कब मंद हुई और कब बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे 4 काल हैं। अति मंद एवं अनिश्चित वृद्धि काल, बहुत कम, ठीक है, स्थायी जनसंख्या काल, मंद वृद्धि काल और तीव्र वृद्धि काल, यानी 4 स्थिति है। कितने काल बांटे हैं यहाँ पे? 4 काल बटे हैं। अति मंद एवं अनिश्चित वृद्धि काल, सेकंड आता स्थायी जनसंख्या काल, मंद वृद्धि काल, तीव्र वृद्धि काल। अब एक एक को यहाँ पे समझो। जो 1891 से पूर्व की स्थिति है, यानी 1891 से पहले, ठीक, वो क्या है? अति मंद एवं अनिश्चित वृद्धि काल है। क्यों? क्योंकि भारत पे ब्रिटिशर्स का राज था, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। जब स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो जन्म दर से ज़्यादा मृत्यु दर ऊंची थी। जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंची थी अगर मैं बात करूं तो, यानी कि जितने बच्चे पैदा हो रहे थे उतने ही बच्चे मर रहे थे। मातृ मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा ऊंची थी, यानी माताएं भी मर रही थी। शिशु मृत्यु दर भी ऊंची थी। शिशु मृत्यु दर यानी जो बच्चे पैदा हो रहे थे, क्योंकि वैक्सीन नहीं लगाई जाती थी, सही से ख्याल नहीं रखा जाता था, तो जिस वजह से ये क्या स्थिति थी? अति मंद, मतलब जनसंख्या बहुत कम गति से बढ़ रही थी। हाँ, ये डेटा आपका लेटेस्ट में है अगर बात करती हूँ तो। ये डेटा वो डेटा जो बता रहा है कि किस तरह से जनसंख्या किस किस साल में तीव्रता से बढ़ी है, कब कम हुई है। तो भारत में प्रथम जनगणना सन 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई है? 1872, अंग्रेज़ों के टाइम में, ठीक है। उस टाइम में बात करते हैं। इसकी पूर्ववर्ती वर्षों के लिए जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें देखते हैं कि डेविस सहित कई विद्वानों ने 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी? 10 करोड़ थी, जो 200 वर्षों पश्चात यानी 1800 में 12 करोड़ हो गई। बहुत बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। क्यों ज़्यादा नहीं बढ़ी? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। हम तो पता है कि हमें लिटरेसी अच्छी नहीं थी, साक्षरता अच्छी नहीं थी, जन्म दर बढ़ रही थी, लेकिन मृत्यु दर भी उसी गति से बढ़ रही थी। तो जब जन्म दर और मृत्यु दर सामान्य गति से बढ़ रही है, एक जैसी तुलना अगर मैं बात करूं, तो जब दोनों एक स्थिति में बढ़ रही है तीव्रता से, तो वहाँ पे स्थिति ये होगी कि बहुत ज़्यादा तीव्रता से जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मृत्यु दर भी बढ़ रही है और जन्म दर भी बढ़ रही है। तो जब दोनों स्थिति बढ़ रही है एक साथ, क्योंकि साक्षरता की कमी है, तो यानी लोगों को अपने एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, शिक्षित नहीं है, तो उसी गति से जन्म दर बढ़ी। और स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं हैं, तो मातृ मृत्यु दर भी बढ़ रही है और शिशु मृत्यु दर भी बढ़ रही है, जिसके कारण मृत्यु दर भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जन्म दर भी बढ़ रही है, मृत्यु दर भी बढ़ रही है। तो जो पहले की स्थिति थी, मैंने बात करूँ कि 200 सालों में सिर्फ 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। 200 सालों में कितनी बढ़ी है? 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को हमें मिल रहा है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 200 वर्षों में सिर्फ 12 करोड़ यानी 10 से 12 करोड़ हुई हैं। इनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या भी सम्मिलित है उस टाइम, क्योंकि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारी कंट्री थी, वो तो 1947 में अलग हुई और 1971 की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भारत में जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित आंकड़ों का संकलन किया जाता था, जिन पर पूर्ण विश्वास। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि मृत्यु के पंजीकरण के पहले क्या था ना, कि मृत्यु दर और जन्म दर क्यों एक अनुमान के तहत तय की जाती थी, क्योंकि जन्म का जो हमारा प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, ये नहीं बनता था पहले के टाइम में। कहाँ बनता था? पहले के टाइम में अगर मैं बात करूँ, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, तो वो डेथ और बर्थ रजिस्टर्ड नहीं होती थी। तो एक अनुमान लगा लिया जाता था, एक एवरेज लगा लिया जाता था कि इतने होते थे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, क्योंकि पंजीकरण होता नहीं था, रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो ये प्रॉब्लम थी उस टाइम की। अब दूसरे पे बात करते हैं स्थायी जनसंख्या काल। ये कब है? 1891 से। जिन पर पूर्ण विश्वास नहीं, वही तो मैंने कहा ना कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकते हम। क्यों विश्वास नहीं कर सकते? क्योंकि पंजीकरण नहीं है। अच्छा। अब तो डेथ सर्टिफिकेट भी बनते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी बनते हैं, तो जो डेटा आता है वो बिल्कुल सटीक और सही आता है, ठीक है। विभिन्न जनगणनाओं से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1851 से 21 तक के 30 वर्षों में कुल मिलाकर उतनी ही जनसंख्या पाई थी, यानी स्थायी है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं देख। क्योंकि टाइम देखो ना, 1921 और अगर मैं बात करूँ 1851 से 1921 में, तो भारत में कोई अपनी सरकार नहीं थी, ब्रिटिशर्स की सरकार थी, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। गांव में क्लिनिक नहीं होती थी, कोई हॉस्पिटल का तो नामो निशानी नहीं था। लोग झाड़ फूक, अंधविश्वास, टोना टोटका इसमें बिलीव करते थे, जिससे मृत्यु
बहुत ज़्यादा होती थी। लोग पहले तपेदिक को सोचो, तपेदिक, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, लोग इसको झाड़ फूंक से हटाना चाहते थे और उस टाइम पे टीबी का कोई इलाज भी नहीं था ऑफिशियल। अब तो डॉट्स की दवाएं आने लगी हैं, लेकिन उस टाइम डॉट्स मेडिसिन होती हैं। नहीं, डॉट्स की मेडिसिन होती हैं, वो उसे डॉट्स बोला जाता है। डॉट्स की मेडिसिन का नाम ही है डॉट्स, जो आपको उसके लिए दी जाती हैं, टीबी के लिए। जब आपको टीबी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। हाँ, अब देखो हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का जनानिंग के संक्रमण सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, इस पे बात करते हैं। ये जनानिंग के संक्रमण सिद्धांत अवस्था बांटता है और एक ग्राफ के माध्यम से ये तय करता है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये विश्व के सभी देश। इसमें हम एक चीज़ याद रखो, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, तीनों देश रख सकते हैं। विकसित देश कौन से होते हैं, यहाँ पे बताओ मुझे। अगर मैं बात करूँ विकसित देश कौन से होते हैं, मैं एक दायरा रख लेती हूँ। दायरे मैंने रखा शिक्षा, ठीक है, खाद्य पदार्थ, हाँ ठीक है। दूसरा मैं रख लेती हूँ यहाँ पे स्वास्थ्य, ये बेसिक चीज़ है। इन तीनों पे काम हो चुका है जिस कंट्री में, वो क्या है, वो डेवलप है, विकसित है, ठीक है। अब बात करते हैं विकासशील, जो इन तीनों पे काम कर रही है, इन तीनों के रास्ते पे चल रही है, ये विकासशील है। भारत एक विकासशील है। क्यों विकासशील है, क्योंकि अभी सब एजुकेटेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। भारत में अभी सबके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, भारत में सबके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। हम इस रास्ते पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या है, विकासशील में आते हैं, ठीक है। हम डेवलप नहीं माने जाते। हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी नहीं है, इनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, तो ये विकसित देशों में आएंगे। अगर मैं बात करूँ ब्रिटेन, मैं बात करूँ यूरोप की, इटली, जर्मनी, ये सब, अमेरिका, ये कौन सी कंट्री आती है, विकसित आएंगी। विकासशील में भारत, पाकिस्तान, ये कंट्री, ईरान, इराक, हाँ ठीक है, हाँ। अब बात करती हूँ विकासशील के बाद आता है अल्प विकसित। अल्प विकसित वो देश जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया, सोचा नहीं, मतलब हाँ, एक बहुत अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज इसमें आ सकती हैं जिन्होंने बहुत अल्प विकसित है, बहुत पिछड़े हुए हैं। हाँ, नहीं, मैक्सिको बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है। मैक्सिको छोटी मोटी कंट्री नहीं, बहुत अच्छी कंट्री मानी जाती है। एक्सकीमोस अलग जनजाति है, वो एक्सकीमोस जनजाति कहाँ पढ़ रही हूँ, मैक्सिको कंट्री है, ठीक है। अब मैं बात करी हूँ अल्प विकसित देश, वो देश होंगे जिन्होंने अभी कोई भी इन पे काम करना शुरू नहीं किया है, तो ये क्या है, अल्प विकसित है। इन्हीं चीज़ों को दायरे में रखते हुए डेमोग्राफी की ये थ्योरी दी जाती है, जनानिंग के संक्रमण सिद्धांत जो दिया जाता है। हाँ, माल्थस नहीं है, माल्थस के सिद्धांत नहीं है, ये नेपोस्टिन ने दिया था, नेपोस्टिन, ठीक है। नहीं, जनानिंग के सिद्धांत माल्थस ने नहीं दिया था। माल्थस का जनसंख्या का प्रथम सिद्धांत आया था, जनानिंग के सिद्धांत बाद में देखते हैं, लेकिन माल्थस वो व्यक्ति था, माल्थस ने जनसंख्या का प्रथम सिद्धांत दिया था। वो भले निगेटिव सिद्धांत था, उसने कहा था कि एक माल्थुसियन चक्र है, प्रकृति बदला लेगी, तो वो माल्थस का सिद्धांत था, उसे माल्थुसियन चक्र बोलते हैं। हाँ, वो तुम्हारा बहुत फेमस थ्योरी है, क्योंकि वो पहली थ्योरी मानी जाती है ना पॉपुलेशन की, तो वो बहुत आगे तक तुम्हारी मास्टर्स में भी आएगी, वो सिर्फ ग्रेजुएशन में नहीं। तुम इकोनॉमिक्स लेते हो, इकोनॉमिक्स में भी वो आएगी, हमने भी पढ़ा है मास्टर्स में उसको। और फिर माल्थसवाद, नव माल्थसवाद भी आता है उसमें, दोनों चीज़ आती है कि माल्थसवाद में क्या परिवर्तन देखा, नव माल्थसवाद में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अल्प विकसित वो देश जिन्होंने इस पे काम नहीं किया है। तो ये सब दायरा तय करेंगे हम जनानिंग के संक्रमण सिद्धांत में। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत को, हाँ देखो, नोटिस्टिन ने दिया था इस सिद्धांत को, जिसमें उन्होंने कहा था 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। ये 4 अवस्थाओं को मैं ग्राफ के माध्यम से सीधे बताऊंगी ताकि तुम समझ ना, तुम अंदर लिख सकती हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बोल दूँ हेडिंग, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला उच्च स्थायी अवस्था, ठीक है। पहली अवस्था क्या, उच्च स्थायी अवस्था। मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ पे, देखो ये अवस्था की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे 4 बांटते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 अवस्था हो गई, ठीक है। पहली अवस्था में उन्होंने कहा, मैं ऐसे रख लेती हूँ, मैं इसको जन्म दर मान लेती हूँ, इसको मृत्यु दर मान लेती हूँ, ठीक है, लाइन के अकॉर्डिंग। मैंने क्या कहा, मैंने इसको मान लिया जन्म दर, ठीक, ये है मृत्यु दर जो सीधी लाइन है। तो जन्म दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची है, ये प्रथम अवस्था है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। क्यों उच्च है दोनों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, हाँ इसीलिए। एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। सेकंड वो होगी जहाँ पे मृत्यु दर नीचे होगी,
लेकिन जन्म दर ऊंची की ऊंची रहेगी, जन्म दर ऊंची रहेगी, मृत्यु दर नीचे आएगी। दूसरी फैसिलिटी अगर मैं दूसरी में बात करती हूँ, जहाँ पे प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, प्रारंभिक वर्धमान अवस्था यहाँ पे बात हो रही है कि जन्म दर आपकी क्या होगी, ऊंची, मृत्यु दर नीची होगी। यहाँ पे मृत्यु दर वैसी की वैसे स्टेबल हो जाएगी, ठीक। अब क्या होगा, जन्म दर नीचे आ जाएगी। पहली वो स्थिति थी जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं थी और ना एजुकेशन थी, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं मृत्यु दर भी ऊंची थी और जन्म दर भी ऊंची थी। दूसरी स्थिति वो आई जिसमें जन्म दर ऊंची थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हेल्थ पे काम करना शुरू किया। तो जब हेल्थ पे काम करना शुरू किया तो एजुकेशन पे उतना काम नहीं हुआ, एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ, लिटरेसी बहुत नहीं बढ़ी, तो जन्म दर ऊंची रही क्योंकि लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मृत्यु दर कम हो गई क्योंकि टीके आ गए वगैरह वगैरह चीज़ें काम हुई, ठीक। ये पूरा विश्व का है, सिर्फ भारत की नहीं बात करी, भारत की इससे पहले पढ़ाई है मैंने, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारी जो आती है, थर्ड लेवल है, तीसरी अवस्था है, उसमें हम क्या देखते हैं, तीसरे स्तर में हम देखते हैं कि जन्म दर भी नीचे आ गई। क्यों आ गई? एजुकेशन में काम होने लगा, लोगों ने, गवर्नमेंट ने शादी की एज बढ़ा दी, ठीक है, और गवर्नमेंट भी अब इन पॉलिसीज को लेके बहुत ध्यान देने लगी, इस अवेयरनेस फैलने लगा कि कम जनसंख्या होगी तो ना सिर्फ फैमिली के लिए बल्कि देश के लिए भी अच्छा होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सब चीजें स्लोगन चलने लगे, तो इस पे काम हुआ। तो मृत्यु दर तो पहले से नीचे थी, जन्म दर भी क्या हो गई, नीचे आ गई। अब चौथी बेस्ट अवस्था जिसमें जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, ये वो देश हैं जो डेवलप हो चुके हैं, बिल्कुल डेवलप, विकासशील वाले इसी में झूल रहे हैं अभी, विकासशील वाले इसी अवस्था में है, हाँ, और अल्प विकसित वाली ये कंडीशन है। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं आपकी, समझ में आ गया? जननी की संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। नेटोस्टिन ने सिद्धांत को दिया है, इस सिद्धांत में उन्होंने कहा है पहली वो अवस्था है जिसमें जन्म दर भी ऊंची होगी, मृत्यु दर भी ऊंची होगी। दूसरी अवस्था वो अवस्था है जिसमें जन्म दर क्या होगी, ऊंची होगी, लेकिन मृत्यु दर नीची होगी क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी पे काम करेगी। तीसरी अवस्था वो अवस्था है जिसमें जन्म दर भी नीचे हो, मृत्यु दर पहले से नीचे है। और चौथी सबसे बेस्ट जिसमें जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। की अगर मैं बात करूं, जो ट्यूबरक्लोसिस थी एक बहुत बड़ी बीमारी थी, बहुत लोग मर जाते थे, अवेयरनेस नहीं थी, लोग कहीं भी टीबी हुई है थूक दे रहे हैं, खांस दे रहे हैं, तो जिससे दूसरे को भी हो जाता था। तो अब इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, डॉक्टर बोलता है कि आपको प्रिकॉशंस लेनी है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है वगैरह वगैरह। तो अब मृत्यु दर क्या हो रही है, कम हो रही है। ये स्थायी जनसंख्या काल है, जैसी थी वैसी जनसंख्या है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। हाँ, अब बात करते हैं मंद वृद्धि काल। जनसंख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। क्यों थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है? क्योंकि लोग थोड़े थोड़े अवेयर हो रहे हैं, उन्हें चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। नहीं, साक्षरता नहीं बढ़ रही उतनी। जनसंख्या जब बढ़ती है ना तो वो साक्षरता के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों? आपको साक्षर अगर आप हो, पढ़े लिखे, तो आप बच्चे कम ही पैदा करोगे, तो बढ़नी नहीं चाहिए जनसंख्या। मृत्यु दर कम हो रही है। मृत्यु दर क्यों कम हो रही है? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई है। हेल्थ फैसिलिटीज पहले से बेटर है, पहले से अच्छी है। क्योंकि हाँ देखो 1921 से 1951 के बीच की स्थिति है, मंद वृद्धि से आरंभ होती है। इसमें प्रति दशक वृद्धि दर 15% से कम रहती, बहुत तेजी से नहीं बढ़ी जनसंख्या, कम बढ़ी है, ठीक है, 15% से कम रहती है। और 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान विभाजक माना जाता है, क्योंकि इसके पहले जनसंख्या लगभग स्थिर थी। मैंने कहा ना कि स्थायी थी, पहले मंद, अतिमंद, फिर स्थायी, जैसी थी वैसी रुक गई, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी सी बढ़ी। मंद वृद्धि काल, बहुत ही कम पॉइंट में जनसंख्या यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। भारत की मृत्यु दर जो दूसरे दशक में 49 प्रति हजार थी, वह 5वें दशक में घटकर 27 प्रति हजार हो गई, ठीक है। इस प्रकार मृत्यु दर में 22 अंकों की कमी अंकित की गई। यही 22 अंक जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मृत्यु दर क्या हो गई है, कम। जन्म दर में यहाँ कमी नहीं हुई है, मृत्यु दर में कमी हुई जिससे जनसंख्या बढ़ी है। अच्छा, जन्म दर जैसे ही है, पहले क्या था, जन्म दर भी वही थी, मृत्यु दर भी वही थी, तो पैदा हो रहे थे, मर रहे थे, तो जनसंख्या स्थायी थी। लेकिन मृत्यु दर थोड़ी कम हो गई, तो जन्म दर बढ़ती चली गई। तो वो 22 अंक की कमी जो मृत्यु दर में हमने देखी, तो वो ऐड हो गई जाके जन्म दर में, क्योंकि लोग मरे नहीं बल्कि और पैदा हो रहे हैं। तो इस हिसाब से प्रजनन क्षमता बढ़ती जा रही है, यहाँ पे देखा जा रहा है। अब आगे बात करते हैं तीव्र वृद्धि काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत प्रॉब्लम भी, मतलब
यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर हम पढ़ते हैं डेमोग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में अगर हम इसको पढ़ते हैं, जनसंख्या को पढ़ते हैं, पॉपुलेशन पढ़ते हैं, तो ये वो टाइम था जिसने बहुत प्रॉब्लम हुई और यही अभी तक कंडीशन चलती चली आ रही है, जिसकी वजह से रोज़गार की समस्या, अगर मैं बात करूँ संसाधनों की समस्या, रिसोर्सेज बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये अनुकूलतम जनसंख्या नहीं है। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है? जिसमें संसाधन भी उतने हों जितनी जनसंख्या हो। यहाँ पे बात कर रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स चलते थे। पता है, जब हम आज़ाद हो गए तो हर 5 साल के बाद एक टारगेट रखा जाता था, यानी 5 ईयर प्लान्स बोलते हैं इसको, कि हमें अभी कृषि में काम करना है। उसमें मेन होता था हमें क्या क्या इन 5 सालों में अचीव करना है, सरकार बनाती थी 5 ईयर प्लान। इसके अंतर्गत बहुमुखी विकास कार्यक्रम संचालित किए जाने लगे, जिससे भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि आर्थिक क्षेत्रों में तेजी से प्रगति आरंभ हुई। ठीक है। साक्षरता में क्रमिक वृद्धि के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा में भी पर्याप्त विस्तार हुआ। हाँ, चिकित्सा और स्वास्थ्य में जब पर्याप्त विस्तार हुआ तो गाँव में क्लिनिक्स होने लगी, तो डॉट चलने लगी, या जितनी बीमारी थी वैक्सीन आ गई, टीकाकरण होने लगा। बच्चों को काली खांसी, चेचक जैसी बीमारियों से पहले ही बचा लिया जाता था टीके लगा के, तो बच्चे मरते नहीं थे। जब बच्चे पैदा होते तो उनकी जागरूकता के मामले में उनकी देखभाल, माता की देखभाल, इन सब चीज़ों की वजह से मृत्यु दर काफ़ी तेज़ी से क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जन्म दर उतनी थी और तेज़ी से बढ़ती चली गई जबकि। ठीक है। तो यहाँ पे ये वो काल है जब जनसंख्या काफ़ी तीव्रता से बढ़ने लगी। ठीक है, काफ़ी तीव्रता से बढ़ने लगी। तो इस वजह से अगर हम बात करते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, आर्थिक क्षेत्रों में तेज़ी से प्रगति भी जनसंख्या की वृद्धि में यहाँ इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी। तुम लिख सकती हो टीकाकरण हुआ। ठीक है। जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां थी, हैज़ा, तपेदिक, इनका इलाज ढूंढा गया। तो जब इलाज ढूंढा गया, इनको थोड़ा सस्ता किया गया, लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाया गया, तो उससे मृत्यु दर क्या हुई, कम हुई। लोगों ने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना शुरू किया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे जनसंख्या तीव्रता से क्या हुई, बढ़ती चली गई। तो ये जनसंख्या के 4 हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे संक्रमण सिद्धांत।